भारतीयों ने उन्हें देखा और भय से स्तंभ रह गए। उस दिन मौसम प्रतिकूल था। गड़गड़ाहट और बारिश के साथ बर्फीली हवाएं एक स्वर में गरज रही थीं। 17 माउंटेन डिवीज़न के लोगों ने खुद को सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार कर लिया, क्योंकि ओले उनके चेहरे पर गोलियों की तरह पड़ रहे थे। 14,000 फीट की ऊंचाई पर डोकलाम का पठार हिमालयी राज भूटान और उसके महाशक्ति पड़ोसी चीन के बीच की सीमा पर स्थित है। पठार के सबसे ऊंचे बिंदु इसके पश्चिमी कंधे पर बटांगला और माउंट गीपमोची के बीच स्थित हैं। वहां से पठार दक्षिण पूर्व की ओर ढल गया, अंततः अमोचू नदी से मिल गया। उच्चतम और निम्नतम बिंदुओं के बीच 34 से अधिक वर्ग मील का संपूर्ण विस्तार बोल्डर से बिखरा हुआ था। इसीलिए इसे डोकलाम चट्टानी पथ नाम दिया गया। चीनियों ने इसे एक अलग नाम से बुलाया, डोकलांग। वास्तव में उन्होंने इसे अपना होने का दावा किया, लेकिन पठार के माध्यम से सड़क बनाने के उनके प्रयासों ने भूटान के दीर्घकालिक मित्र और सहयोगी भारत के साथ टकराव की स्थिति पैदा कर दी थी। भारत जानता था कि डोकलाम के माध्यम से सड़क बनाने से चीन को थोड़े प्रयास से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने की क्षमता मिल जाएगी। चीनी पहल को रोकना कोई विकल्प नहीं था, ये एक अनिवार्यता थी। चीनियों के साथ पहली मुठभेड़ काफ़ी हद तक शांतिपूर्ण रही थी। हफ्तों की स्थिति और बातचीत के बाद दोनों पक्ष अपने लोगों और मशीनों को वापस बुलाने पर सहमत हुए थे। बफर जोन से परे, लेकिन चीन का ये ताज़ा कदम बिल्कुल अलग था। निर्दोषता का कोई दिखावा नहीं था, अजगर के आगे बढ़ रहा था। रॉयल भूटान आर्मी कोर द्वारा समर्थित भारतीय दल के जवानों ने सावधानी पूर्वक अपनी ताकत की गणना की। डोकलाम की रक्षा के लिए उनमें से बहुत सारे लोग नहीं थे। सैनिकों की संख्या सीमित थी, क्योंकि उन्हें अनुकूलन में समय लगता था। पठार पर आने वाले किसी भी सैनिक को ऊंचाई के साथ तालमेल बिठाने में कम से कम 5 दिन लगते थे। अल्प सूचना पर शीघ्रता से सेना भेजना असंभव था। भारतीय पक्ष के कमांडर ने सांस रोककर अपनी दूरबीन से देखा। वे केवल उजाड़ चट्टानों से ढकी भूमि देख सकता था। उसे आश्चर्य हुआ कि आखिर वे लड़ क्यों रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि बंजर पत्थरों के विशाल विस्तार को प्राप्त करने से बहुत कम लाभ होगा। वह अपनी दूरबीन से किसी भी हलचल को नहीं पहचान सका, लेकिन वे कब वहाँ थे। प्रत्येक सैनिक प्रवृत्ति से उसे बताया कि वे वहाँ थे। और फिर उसने देखा और अपने आप को पूरी तरह से असहाय रूप से डरा हुआ पाया। एक नायक एक सामान्य आदमी से अधिक बहादुर नहीं होता, लेकिन वह 5 मिनट अधिक बहादुर होता है। उसने खुद को याद दिलाया, ये उसके जीवन में पहली बार नहीं है। चीन की ओर से डोकलाम में एक सैनिक आए। यहाँ तक कि खड़ी चट्टानें और गहरी खाइयाँ भी उन्हें रोक नहीं सकीं। उन्होंने सहजता से इन पर छलांग लगा दी। औसत चीनी कदकाठी के नहीं, ये सैनिक असाधारण रूप से लंबे और मांसल थे। उनकी मांसपेशियाँ उनके कवच के विरुद्ध
तनावग्रस्त हो गईं, स्टीरॉयड पर ग्रीक देवताओं की तरह। चीनी सैनिकों के चिल्लाने पर भारतीयों और भूटानी कांप उठे। शाह शाह शाह। हर कोई जानता था कि इसका क्या मतलब है। मारना मारना मारना। चीनी लड़ाके भी आश्चर्यजनक रूप से सुसज्जित थे। उन सभी ने रडार से सुसज्जित हेलमेट, हल्के लेकिन घातक असॉल्ट राइफलें, कलाई पर लगे कंप्यूटर नेविगेशन सिस्टम, नाइट विजन चश्मे और ओमनीफोबिक फुल बॉडी पहन रखी थी। भारतीय और भूटानी टुकड़ियां अपनी सैन्य पोशाक में थीं, केवल मानकीशु राइफलों से लैस थीं। चट्टानी सतहों पर स्थापित किए गए 3 फील्ड कैमरे चुपचाप सभी गतिविधियों को कैप्चर कर रहे थे और उन्हें उपग्रह के माध्यम से कुछ 100 गज दूर भारतीय नियंत्रण कक्ष में रिले कर रहे थे। रक्षकों ने साहस जुटाया और अपना युद्ध घोष किया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वे कोई धक्का मुक्की करने वाले नहीं थे। इस क्षेत्र की सुरक्षा करने वाले 17 माउंटेन डिवीजन को ब्लैक कैट डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। वे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से उन सभी लड़ाइयों में लड़े थे जिनमें भारतीयों ने भाग लिया था। उन्होंने 1944 के बर्मा अभियान और 1961 में गोवा की मुक्ति के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे आमतौर पर अमेरिकी युद्ध नायक जॉर्ज एस पैटन के शब्दों के अनुसार जीते थे। किसी भी मूर्ख व्यक्ति ने बाहर जाकर और अपने देश के लिए मरकर कभी युद्ध नहीं जीता। उसने इसे अपने देश के लिए किसी अन्य मूर्ख व्यक्ति को मरवा कर जीता। लेकिन आज परिस्थितियां उनके खिलाफ थीं। इसके बाद जो हुआ वह क्रूर था। पहली कुछ हत्याएं स्नाइपर्स या हथगोले या गोले से नहीं थीं। 17 माउंटेन डिवीजन के सैनिकों को या तो मार डाला गया, चाकू मारकर हत्या कर दी गई। चीनी सैनिकों ने बार से लड़ने वाले चाकू को और धारदार ब्लेड का इस्तेमाल किया। उन्हें ऊपर की ओर काटने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। ये ब्लेड की नोक को किसी व्यक्ति के निचले पेट में घुसाने में और ऊपर की ओर चीरने का सबसे प्रभावी विकल्प था। इसका मतलब था पीड़ित के खून में लथपथ हो जाना, लेकिन इससे उनकी रक्त पिपासुता और बढ़ गई। भारत भूटानी सैनिक एकजुट हुए और जवाबी लड़ाई की। उनकी पहली चाल उन चीनियों को गोलियों से भूनना था जो पठार के चारों ओर की चट्टानों से बंधी रस्सियों से लटके हुए थे। हमलावर उछल कूद कर रहे थे, ट्रेपेज कलाकारों की तरह एक रस्सी से दूसरी रस्सी तक, अपने साथियों को सुरक्षात्मक आग प्रदान करते हुए और तबाही मचाते हुए। भारतीयों ने चट्टानों से लटके रस्सियों के मकड़ी के जाल में धुआंधुंद गोलीबारी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ चीनी लड़ाके भारतीय गोलीबारी में घायल हो गए, लेकिन उन्होंने खून को रोकने के लिए विशेष फील्ड टर्निकेट्स का इस्तेमाल किया और ऐसे आगे बढ़ते रहे जैसे कि उनके रास्ते में कुछ भी नहीं आ सकता था। भारतीय सेना के कमांडर अपने विरोधियों की चपलता और गति से आश्चर्यचकित थे, लेकिन उनके पास इसके बारे में सोचने के लिए बहुत कम समय था, क्योंकि एक चीनी सैनिक ने उन पर अपना बार चाकू घुमाया।
कमांडर ने चतुराई से अपने प्रतिद्वंदी के चाकू की धार को किनारे कर दिया और आग की बौछार कर दी। उसके हमलावर ने गोलियों की धारा से बचते हुए कई फुट तक हवा में छलांग लगाई। उसने हवाई सुविधाजनक स्थिति में निशाना साधा और कमांडर की खोपड़ी में गोली मार दी। भारतीय ज़मीन पर गिर गया। उसका मस्तिष्क डोकलाम की पथरीली ज़मीन पर बिखर गया। उस दिन ये किसी नरसंहार से कम नहीं था, लेकिन अजीब बात यह है कि चीनियों को उस क्षेत्र पर कब्ज़ा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिस पर उन्होंने अभी अभी कब्ज़ा किया था। हमला शुरू होने के ठीक 90 मिनट बाद एक स्पष्ट आह्वान ने दिन के लिए शत्रुता समाप्त करने की घोषणा की। लगभग जितनी तेज़ी से वे डोकलाम में दाखिल हुए थे, चीनी सेना गुफाओं में रहने वाले मानव जैसे उल्लास में हुंकार भरते हुए, छाती पीटते हुए और एक सुर में पैर पटकते हुए पठार से बाहर निकल गई। उनके समन्वित और भयावह निकास मार्च से मैदान गूंज उठा। बचे हुए भारतीय और भूटानी सैनिक हतभम्ब हताशा में पीछे हटती सेना को देखते रहे। यदि क्षेत्र प्राप्त करने का कोई इरादा नहीं था, तो 100 से अधिक लोगों को मारने का क्या मतलब था? या फिर मुख्य हमला अभी बाकी था? उन्होंने अपने गिरे हुए साथियों के अवशेष इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उनके शरीर थकान से झुक रहे थे। ये एक ऐसा दिन था जो 17 माउंटेन डिवीज़न के इतिहास में सबसे खराब दिनों में से एक के रूप में जाना जाएगा। एपिसोड 2। नई दिल्ली में राजाजी मार्ग पर कश्मीर हाउस में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय में बैठक कई घंटों तक चली थी। संपूर्ण चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी COSC सम्मेलन कक्ष में मौजूद थी। COSC के विशेष सलाहकार जनरल जय ठाकुर ने व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक सदस्य को फ़ोन किया था और स्पष्ट रूप से कहा था, उपस्थिति अनिवार्य है। जब तक आप मर न जाएं, आपकी अनुपस्थिति के लिए कोई बहाना नहीं, और फिर भी इसे बनाने का प्रयास करें। सुनने के उपकरणों के लिए सम्मेलन कक्ष की सफाई करने में 1 घंटे से अधिक समय लगा था। सदस्यों को अपने मोबाइल फ़ोन बाहर जमा करने के लिए कहा गया था। पॉलिश किए गए सागौन की लकड़ी के साइडबोर्ड में पानी की बोतलें, चाय और कॉफ़ी के फ्लास्क, सैंडविच और बिस्किट रखे हुए थे, ताकि जब बैठक चल रही हो तो अंदर किसी अतिरिक्त कर्मचारी की आवश्यकता ना हो। मैचिंग आर्ट डेको, कॉन्फ्रेंस टेबल पर सैटेलाइट इमेज, ग्राउंड रिपोर्ट और आयुध सर्वेक्षण मानचित्रों वाले मोटे डिज़ाइनर रखे गए थे। भारतीय हाउस की टीम ने भारतीय सशस्त्र बलों की कई शाखाओं में कार्यों के समन्वय की प्राथमिक जिम्मेदारी निभाई। इसके सदस्य थल सेना, नौसेना और वायुसेना से लिए गए थे। इसके अलावा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे आमतौर पर DRDO के नाम से जाना जाता है, के प्रतिनिधि भी थे। 2 प्रमुख मंत्रालयों ने विदेश और रक्षा के प्रतिनिधियों ने बैठक पूरी की। COSC द्वारा लिए गए निर्णयों के लिए दोनों घटकों के इनपुट महत्वपूर्ण थे। हालांकि COSC का अध्यक्ष आम तौर पर सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होता था, ये व्यापक रूप से ज्ञात था कि वास्तविक शक्ति विशेष सलाहकार जनरल जय ठाकुर के पास थी।
उनकी बात प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री दोनों ने सुनी। जब सेना प्रमुख ने अपनी चिंताओं के बारे में बताया तो कमरे में मौजूद लोगों ने डोकलाम हमले के फुटेज देखी। भारी भरकम चीनी लड़ाकू विमानों द्वारा भारतीय सैनिकों पर चाकुओं से हमला करते हुए, पतली रस्सियों से कुछ अधिक का उपयोग करते हुए और सहजता से बड़े बड़े कदम उठाते हुए भारी भरकम चीनी लड़ाकू विमानों को भारतीय सैनिकों पर वार करते हुए कैद किए जाने की देखकर वे स्तंभ रह गए। कमरे में चारों ओर तीव्र प्रतिक्रियाओं को देखते हुए सेना प्रमुख ने तुरंत उस भयानक वीडियो को बंद कर दिया। उन्होंने एक स्लाइड देखी जिसमें क्षेत्र का एक नक्शा दिखाया गया था और चीनी सैनिकों तक पहुंच चुके सबसे दूर के बिंदुओं को इंगित करने के लिए एक लेजर पॉइंटर का उपयोग किया गया था। उन्होंने गंभीर रूप से कहा, सच कहूँ तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि चीनी अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जा करने के लिए तैयार हैं। उनके ऐसा ना करने का एकमात्र कारण उनकी पूरी तरह से बेवजह वापसी है। आमतौर पर चिकन नेक के रूप में जाना जाने वाला सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत से संबंधित भूमि की एक संकीर्ण पट्टी है जो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बीच स्थित है। गलियारे का सबसे पतला बिंदु 16.7 मील से थोड़ा अधिक चौड़ा है और इस क्षेत्र पर चीनी कब्जा करने का मतलब शेष भारत को उसके पूर्वोत्तर राज्यों से काट देना होगा। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। दरअसल ऐसा 1962 के एक भारत चीन युद्ध के दौरान हुआ था। भारत का दोबारा प्रदर्शन की गई कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता था। लोगों ने कार्टोसैट उपग्रहों द्वारा ली गई इलाके की छवियों को देखा। क्षेत्र के कठोर स्थलाकृति ने रेलवे और सड़क नेटवर्क को लगातार भूस्खलन और बारिश के रिकॉर्ड तोड़ स्तर से होने वाले नुकसान के प्रति संवेदनशील बना दिया है। ऐसे शत्रुतापूर्ण भूभाग के लिए मशीनों की तुलना में पुरुष कहीं अधिक उपयुक्त थे। आप क्या सुझाव देते हैं? जनरल जय ठाकुर ने अपनी घनी सफ़ेद मूछों पर हाथ फेरते हुए पूछा। हम किसी दुश्मन सेना प्रमुख से नहीं डरते, उत्तर दिया नरमी से। नहीं लड़ सकते। हम जानते हैं कि वे चीनी सैनिक थे, ठाकुर ने उदासी से जवाब दिया। आप और क्या जानते थे? हाँ, हम जानते हैं कि वे कौन हैं, लेकिन वे क्या हैं? सेना प्रमुख ने अपनी अधीरता को छुपाने का अच्छा काम करते हुए पूछा। क्या ये नियमित सैनिक हैं? एंड्रॉइड? मार्शल आर्ट विशेषज्ञ? वॉर्नर? मैं छवियों को देखकर ये पता नहीं लगा सकता कि वे क्या हैं और भारतीय सैनिकों से ऐसी भयानक बाधाओं से लड़ने की उम्मीद कैसे की जाती है। कोई विचार सज्जनों? ठाकुर ने मेज़ के चारों ओर अन्य सेवा प्रमुखों की ओर देखते हुए पूछा। मेरे पास एक विचार है कि मैं प्रस्ताव देना चाहूँगा। सेना प्रमुख ने भारत के सर्वोच्च स्तर के जासूसों में से एक के साथ अपनी हालिया बातचीत को याद करते हुए सावधानी पूर्वक उत्तर दिया। आइए इसे सुने, ठाकुर ने चिढ़कर कहा। ठाकुर की अधीरता बता रही थी उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय से एक चेतावनी मिली थी। आम चुनाव नज़दीक थे और न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए
बल्कि राजनीतिक अस्तित्व के लिए भी निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता थी। सेना के जवान ने कहा, अगर हम समझ सकें कि हम किससे निपट रहे हैं तो खतरे को बेअसर करने की हमारी क्षमता बेहतर हो जाएगी। मापा स्वर में, और आप ये कैसे प्रस्तावित करते हैं कि हम ऐसा करेंगे? ठाकुर ने पूछा। सेना प्रमुख ने जवाब दिया, हमें कड़ी लड़ाई के बजाय समझदारी से लड़ने की ज़रूरत है। आइए जानें कि वास्तव में चीनी सेना को इतना शक्तिशाली क्या बनाता है। एक बार हमारे पास वह उत्तर हो तो हम उनसे बेहतर ढंग से लड़ सकते हैं। अस्वस्थता को पहचानें और आपको उपचार मिल जाएगा। मेरा सुझाव है कि हम DRDO से एक युवा अन्वेषक को लाएं जो हमारी मदद कर सके। उसका नाम क्या है? ठाकुर ने पूछा। उसका नाम, ठाकुर की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करते हुए सेना प्रमुख ने सुधार किया। ठाकुर की भौहें तन गईं। एक औरत? उसने अविश्वसनीय ढंग से पूछा। ठाकुर की राय में महिलाएं पतियों की देखभाल करती थीं, बच्चों को जन्म देती थीं, खाना बनाती थीं, सफाई करती थीं और बहुत से ऐसे काम जो सिर्फ महिलाएं करती हैं, और उससे अधिक कुछ भी नहीं। शायद उसने चाणक्य को पढ़ा था, एक अच्छी पत्नी वह होती है जो सुबह अपने पति की माँ की तरह सेवा करती है, दिन में उसे बहन की तरह प्यार करती है और रात में एक वैश्या की तरह उसे खुश करती है। ऐसा नहीं है कि ठाकुर, जो हम एक विदुर था, के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हालांकि समय समय पर लंबे समय से चल रहे अफेयर की फुसफुसाहट होती रहती थी। सेना प्रमुख ने कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वह हमारे बीच सर्वश्रेष्ठ है। वह दिवंगत कर्नल किशन खुराना की बेटी है। भारतीय शांति सेना के नायक? ठाकुर ने पूछा। एक पल के लिए झिझक महसूस हुई, मानो वह किसी प्रतिक्रिया पर विचार कर रहा हो, लेकिन उसके माता पिता ने स्पष्ट रूप से बदलाव ला दिया था। ठाकुर की योजना में कोई भी प्रशिक्षण, शिक्षा या अनुभव खराब वंशावली की भरपाई नहीं कर सकता था। सेना प्रमुख ने सिर हिलाकर, उसका नाम परमजीत खुराना है, चलो उसे यहाँ ले आओ। विंग कमांडर परमजीत खुराना कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर टहलते हुए अंदर बुलाए जाने का इंतज़ार कर रहे थे। वह कांप उठी। दिल्ली की सर्दियों की ठंडी हवा और गर्मियां अत्यधिक गर्म हो गई थीं। उसने अपने हाथों को आपस में रगड़ा, फिर उन्हें अपने कोट की जेबों में डाल दिया। धिक्कार है ग्लोबल वार्मिंग। कोट की जेब के अंदर उसकी मंद मुट्ठियां उसकी घबराहट बता रही थीं। ऐसा हर दिन नहीं था कि किसी को COAC के विचार विमर्श में शामिल किया गया हो। फ़ोन कॉल अप्रत्याशित और संक्षिप्त थी। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे छोड़ें और तुरंत यहाँ आएं, उसे बताया गया था। मैं कहाँ आऊँ? उसने पूछा था। जवाब आया, आपके घर के बाहर एक कार और ड्राइवर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। खिड़की के बाहर देखो, किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं। उसने पर्दों से झांक कर देखा और एक निश्चित रूप से उसके घर के बाहर सड़क पर एक कार और ड्राइवर इंतज़ार कर रहे थे। परमजीत पाम ने अपने दोस्तों को बताया कि वे भारत सरकार की एजेंसी DRDO के लिए काम करती थीं। DRDO ने पूरे भारत में 52 प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क संचालित किया। उनमें से प्रत्येक वैमानिक, संचार, आयुष और जीवन विज्ञान से
विविध क्षेत्रों में रक्षा प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए जिम्मेदार था। DRDO ने 5,000 वैज्ञानिकों और 25,000 सहायक कर्मियों को नियुक्त किया। पाम केवल नौकरशाही के बादलों से घिरे उड़ते दिमागों से भरे आकाश में एक चमकता सितारा था। हर दूसरे सरकारी विभाग की तरह DRDO पर भी सिविल सेवकों की एक सेना का नियंत्रण था। पाम अक्सर मजाक में कहते थे कि DRDO के नौकरशाह खराब बंदूकों की तरह हैं, वे कभी काम नहीं करते और उन्हें चलाया नहीं जा सकता। कश्मीर हाउस के बर्मा सागौन फर्श पर चलते हुए पाम ने प्रतीक्षा कक्ष में एक दीवार पर सजी तस्वीरों को अनुपस्थिति के रूप से स्कैन किया। विशिष्ट वर्दी पहने सैनिकों के समूहों को काले, सफ़ेद और सीपिया टोन में तैयार किया गया था। सिख रेजिमेंट, गोरखा राइफल्स और मराठा लाइट इन्फेंट्री सहित प्रसिद्ध रेजिमेंटों की तस्वीरें गौरवपूर्ण स्थान रखती हैं। ये वे लोग थे जिन्होंने कठिन समय में देश की अथक सेवा की, अक्सर अपने परिवार की सुरक्षा, अपनी खुशियाँ और यहाँ तक कि देश के लिए अपने जीवन का बलिदान भी दे दिया। और फिर उसने उसकी तस्वीर देखी। उसकी माँ हमेशा कहती थी कि पाम को उसके गालों पर गड्ढे अपने पिता से विरासत में मिले हैं। जब पाम मुश्किल से 7 साल की थी तब उसने उसे खो दिया था। वह 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा कथित तौर पर शांति बनाए रखने के लिए श्रीलंका में भेजे गए भारतीय शांति सेवा IPKF का हिस्सा थे। युद्धरत सिंघली और तमिल गुटों के बीच इस दुस्साहस के कारण अंततः गांधी जी को अपनी जान गंवानी पड़ी। जब लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम LTTE द्वारा नियुक्त एक आत्मघाती हमलावर ने एक चुनावी रैली से पहले अपने पैरों को छूते समय अपनी कमर पर बंधे 1 किलोग्राम RDX से खुद को उड़ा लिया था। विस्फोट में लक्ष्य, हत्यारे और 25 दर्शकों की मौत हो गई थी। गांधी जी के अंतिम संस्कार के लिए उनके शरीर का बहुत ही कम हिस्सा बचा था। कर्नल किशन खुराना लंका के गृह युद्ध में बच गए थे, लेकिन 1990 में अपने दौरे के दौरान वापसी के दौरान उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। जब उनकी नाव श्रीलंका और भारत के बीच स्थिर पाक जलडमरू मध्य को पार कर रही थी, तभी एक आवारा गोली से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु ने पाम को तबाह कर दिया था। पाम की मां ने तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अकेले ही उसका पालन पोषण किया था। वेगावती ट्रस्ट नामक फाउंडेशन ने सेना से मिलने वाली विधवा पेंशन के अलावा उन्हें वित्तीय सहायता की पेशकश की थी। ये एक कठिन जीवन था, लेकिन अपनी मां के धैर्य और दृढ़ संकल्प को करीब से देखना पाम की प्रारंभिक शिक्षा का आधार था। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास खुद को चुनने और सर्वश्रेष्ठ बनने पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पाम भारतीय वायुसेना में भर्ती हुई कई महिला कैडेटों में से एक थी, जो सशस्त्र बलों की सबसे पहली महिला अनुकूल शाखाओं में से एक है। 1994 के बाद से महिला पायलटों को शामिल किया गया और उन्होंने शुरुआत में सहायता मिशनों में और बाद में लड़ाकू भूमिकाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाम ने कई युद्ध क्षेत्रों में सहायता उड़ानें भरी थीं और रैंकों में तेज़ी से वृद्धि हुई थी। दुर्भाग्य से आखिरी मिनट में एक रूसी मिग विमान से इजेक्शन के कारण उनके बाएं हाथ में फ्लेक्सर टेंडन चोट आ गई थी, जबकि सर्जिकल हस्तक्षेप और फिजियोथेरेपी ने
उसके हाथ की गतिविधियों को बहाल कर दिया था, लेकिन वह अब लड़ाकू पायलट के लिए आवश्यक कड़े शारीरिक मानकों को पूरा नहीं कर पाई थी। सशस्त्र बलों के बीच संपर्क स्थापित करते कि उनकी अद्भुत क्षमता के कारण अंततः उन्हें डीआरडीओ में प्रतिनियुक्त किया गया था और सिविल इंजीनियर। अधिकांश लोगों के अनुसार एक तकनीक प्रेमी सैनिक को विरोधाभासी माना जाता है। दूसरी ओर पाम ने मिसाइल मार्गदर्शन मेनू, ड्रोन निगरानी, डैशबोर्ड और हेलमेट माउंटेड नेविगेशन नियंत्रण जैसे उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाम ने अपने पिता के फोटो फ्रेम के ग्लास में अपना प्रतिबिंब देखा। ये 36 साल की थी, लेकिन अपने छोटे बालों, चमकदार भूरी आँखों, गर्मजोशी भरी मुस्कान के कारण छोटी दिखती थी। मुस्कुराहट में छुपा था बहुत गम। उसकी आँखों में उदासी के निशान देखे जा सकते थे। हालांकि उसका शरीर छोटा था, लेकिन जिम में रोज़ाना वर्कआउट करने के कारण वह बहुत ताकतवर थी। वह अपने पिता की तस्वीर को देखती रही। उसका अपना प्रतिबिंब उसके चेहरे के साथ विलीन हो रहा था। मैंने तुम्हें इतनी जल्दी क्यों खो दिया? क्या आप मुझे ऊपर से देख रहे हैं पापा? क्या तुम्हें मुझ पर गर्व है? उसने सागौन की लकड़ी के फर्श पर कदमों की आहट सुनी। उसने अपने बालों को थपथपाया, अपने बैज को सीधा किया और घूम गई। समिति आपसे मिलने के लिए तैयार है, सहयोगी ने लापरवाही से कहा। उनका चेहरा भावशून्य था। उनके नैन नक्श मैडम तुसाद में मोम के पुतले की तरह जमे हुए थे। प्रतिमा ने उसे भारी दरवाजे तक पहुंचाया और उसके लिए खुला रखा। उसके एक गहरी सांस ली और सम्मेलन कक्ष में प्रवेश किया। उन्होंने जनरल जय ठाकुर की सनक के बारे में सुना था। ये अफवाह थी कि एक अफसर पर वह भरी हुई राइफल के साथ अपने सहयोगी के डे कैंप के पीछे दौड़ा था, क्योंकि उसके उच्च चमक वाले चमड़े के जूते उसके चेहरे को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं कर रहे थे। ये कैबिनेट की सबसे वरिष्ठ रक्षा सलाहकार परिषद के साथ पाम की पहली बैठक थी और वह कमरे में अकेली महिला थी।